नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे आस्था का सवाल, शराबबंदी पर उबाल। जी हां, मोहन सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की जाएगी। कुछ दिन पहले सीएम ने कहा था कि सरकार की कोशिश है कि धार्मिक नगरों की पवित्रता बनी रहे, इसलिए आबकारी नीति में जल्दी संशोधन किया जाएगा। हालांकि अब सरकार के फैसले पर कांग्रेस तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के इस फैसले को कैसे देखा जाए और इस फैसले से राजस्व का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। धर्म पथ पर आगे बढ़ रही मोहन सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी होगी। सीएम ने ऐलान कर दिया है कि 11 जिलों में आने वाले 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू की जाएगी। यहाँ की सभी शराब दुकानों को बंद किया जाएगा। ऐसे में अब इन धार्मिक नगरों में शराब की सभी दुकानों पर ताले लग जाएंगे। जाहिर है कि शराबबंदी को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब मोहन सरकार के ऐलान के बाद तस्वीरें साफ हो गई हैं। नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया जा सकता है। वही 24 जनवरी को होने जा रही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इधर शराबबंदी के फैसले पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बड़ी देर कर दी मेहरबानी करते करते। शिवराज जी भी कह रहे थे कि जितने भी पवित्र स्थल है वहां पर मैं शराबबंदी कर दूंगा, और पिछली बार जब कुंभ हुआ तब उन्होंने की नहीं, तब कांग्रेस पार्टी ने वहां आंदोलन किया। हम लोगों ने उनको कहा कि भाई आप अपना जो वादा है उसको निभाइए, तब जाके कुंभ के जो दिन थे उन दिनों में शराबबंदी की, और उसके बाद फिर वहां चालू कर दी। कि शराबबंदी करने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब आप अवैध शराब की बिक्री वहां ना होने दें। याद हो तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी प्रदेश के 17 शहरों को पवित्र नगर घोषित करके यहाँ कई प्रतिबंध लगाए जाने थे, लेकिन आदेश पर अमल नहीं हो पाया। हालांकि अब मोहन सरकार जिस तरह से धर्म पथ पर चल रही है और जो फैसले ले रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अब तक जो नहीं हुआ अब वो प्रदेश में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और शराबबंदी एक ऐसा मामला हो गया है कि इसको लेके ठोस काम कम, अब जुमलेबाजी ज़्यादा होती है। कहा कुछ जाता होता कुछ है। लेकिन अब धार्मिक स्थलों में पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी और अब एक बार फिर से कहा गया है कि 17 शहरों में शराबबंदी की बात की जा रही है। तो आपको लगता है कि इसका इम्प्लीमेंट इतनी आसानी से हो जाएगा? और अगर वाकई हो जाएगा तो फिर क्या एक अगला कदम और इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि सरकार पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ती नजर आए? देखिए मनोज जी, बहुत लंबे समय से उमा भारती इस बात की मांग कर रही थी कि प्रदेश में शराबबंदी की घोषणा की जाए, और आपने देखा भी होगा कि कई शराब की दुकानों में उन्होंने ईंट पत्थर से भी आक्रमण किया था। तो उनका ये कहना था कि शराबबंदी की जाए। जब बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश शराबबंदी की घोषणा कर सकता है, गुजरात में तो ऑलरेडी है ही शराबबंदी, तो मध्य प्रदेश में क्यों शराबबंदी नहीं हो सकती। उनके दबाव में शिवराज सिंह चौहान ने अहाते तो बंद कर दिए थे, लेकिन अहाते बंद करने से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। क्योंकि अहाता में व्यक्ति बैठ के शराब पी लेता था, लेकिन जब से अहाते बंद हुए हैं तो तमाम सरकारी या गैर सरकारी जो भी शराब की दुकानें हैं उनमें लोग बाहर खड़े होकर शराब पी रहे हैं।
सड़कों पे शराब पीते हैं, आने जाने वालों को परेशानी होती है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि वो कहीं बैठ के पी सकें। बारों की स्थिति है तो वहाँ बहुत महंगी शराब मिलती है, इसलिए जो पीने वाले हैं, रेगुलर पीने वाले हैं, वो बाहर खड़े होके पाउच लेके और थोड़ी सी नमकीन लेके शराब पीने लगते हैं। अगर मोहन सरकार पहले भी कह चुकी कि हम जो धार्मिक स्थल हैं प्रदेश के उनमें हम शराबबंदी करेंगे, और आज गोटेगांव में उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि 11 जिलों में 17 स्थल हैं जो उन पे हम शराबबंदी करेंगे, जिसमें बहुत से जिले, जिसमें हमारा जबलपुर भी शामिल है, जबलपुर शहर और भेड़ाघाट, महेश्वर है, उज्जैन है, तमाम जो 11 जिले हैं उनमें 17 स्थानों पर शराबबंदी होगी। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि शराब पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। अभी आप देखिए कि जो 1250 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं उनका पूरा फायदा जो है उनके पति उठा रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो काम करने वाली भाइयाँ आती हैं उनका स्पष्ट कहना है कि जो 1250 रुपये हमको मिलते हैं उसका हम कोई उपयोग नहीं कर पाते, हमारे पति जाते हैं और शराब पी के उस पैसे को बर्बाद कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शराब से नुकसान तो होता है, लेकिन ये शारीरिक सब नहीं नुकसान करते भी होंगे ना, क्योंकि ये तो एक जब ये नहीं, जब मुफ्त देखिए, अनाज सब मिल नहीं रहा था करते, लेकिन तो हमने इसी सब भोपाल नहीं में करते, देखा है लेकिन कि पहले लेकिन होता था अधिकतर जी नहीं, जी। लेकिन जैसे मैं भोपाल का उदाहरण दे रहा हूँ कि पहले ये होता था कि गांव गली में, मोहल्लों में चावल गेहूं बेचने वाले निकलते थे। अब खरीदने वाले आवाज़ लगाते हैं कि चावल दे दो, गेहूं दे दो, जो सरकारी राशन मिल रहा है, तो ये दुरुपयोग तो उसका भी हो सकता है, ये नहीं, मैं कहना बिल्कुल चाह रहा होता था। है। देखिए, बिल्कुल होता है। जो भी आप मुफ्त में चीजें दोगे उसकी ना तो कोई कीमत समझता है और उसका दुरुपयोग होता है। यहाँ पे जबलपुर में भी 12 रुपए किलो आपका जो चावल है वो बाकायदा खरीदा जा रहा है और उसको डोसे के रूप में और दीगर चीजों में उपयोग किया जा रहा है। तो शराबबंदी बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के कम से कम धार्मिक स्थलों में अगर शराबबंदी हो रही तो एक बहुत अच्छा कदम है मोहन सरकार को। मोहन सरकार वैसे भी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण के और वही उज्जैन में जो कुछ महाकाल व्यवस्थाएं बाबा की उन्होंने की नगरी है जी। जी, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है और इससे फायदा भी होगा। अब जहां तक राजस्व की बात है तो देखिए, राजस्व तो बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर जो पूरे प्रदेश में तो 52 जिले हैं, उसमें से अगर 11 जिलों में शराबबंदी हो रही है तो हो सकता है उसमें नुकसान हो, लेकिन उसका दूसरा तरीका भी निकाला जा सकता है, सरकार निकाल सकती है। जो नई आबकारी नीति आ रही है उसमें हो सकता है कि लाइसेंस फीस काफ़ी बढ़ा दी जाए, बारों की लाइसेंस फीस बढ़ा दी जाए, उससे वो राजस्व की जो कमी है वो पूरी की जा सकती है। तो ये कदम अच्छा है। मार्च में सबके जो लाइसेंस है वो ठेके हैं वो खत्म हो जाएंगे। 1 अप्रैल से कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल से शराबबंदी घोषणा कर दी जाएगी, उसके पहले उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है और ये पहले से तैयारी कर ली जाए। लोगों से ये अपील भी की है तो उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा तो तैयारी तो की होगी जी, तैयारी की होगी। आबकारी नीति में तो ये पहले ही से तय हो गया होगा कि इस तरह की आबकारी नीति बनाई जाएगी, क्योंकि देखिए राजस्व का नुकसान तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा राजस्व आता है। लेकिन क्योंकि उसके अब तो साथ बाकी साथ सारी चीजें केंद्र के पास चली गई है। तो प्रभु जी आप उसके कैसे साथ देखते हैं, क्योंकि कई बार इस प्रकार की मांगे उठी, और दूसरा जब तक ये पूरी नीति नहीं हो जाती, अभी तो प्रारंभिक उसको घोषणा मान सकते हैं, क्योंकि आप डिफाइन कैसे करोगे। मान लीजिए उज्जैन की बात है तो काल भैरव को शराब का भोग लगता है, तो क्या वो दुकानें शहर की सीमा में रहेंगी, बाहर चली जाएंगी, या जो छोटे जिले जो लगे हुए हैं, जैसे हमने भोपाल में देखा था कि बगल में मंडीदीप लगा है तो लोग वहाँ चले जाते थे सस्ती शराब के चक्कर में, या महंगी शराब जो होम डिलीवरी कई शहरों में हम देखने लगे थे शराब माफिया की, उन सारी एक पूरा खाका बनाना पड़ेगा। तब तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से लागू हो पाएगी या सफल हो पाएगी। देखिए मनोज जी, सरकार का प्रेजेंटेशन इस बारे में हो चुका है। मुख्यमंत्री जी के सामने जो है नई आबकारी नीति का प्रेजेंटेशन हुआ है, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं यदि, तो अब ये प्रदेश की जनता का माइंड मेकअप करने का एक तरीका है उनका। ये बात उन्होंने उज्जैन में कही सबसे पहले, बिल्कुल, कि 2-4 दिन में जो है उज्जैन को लेकर बड़ा फैसला हमें करने वाले हैं। ये बात आज गोटेगांव में उन्होंने कही और खुल गए गोटेगांव में वो। तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर इस बात को लगातार लोगों के दिमाग में ला रहे हैं कि हम धार्मिक स्थलों पर, जो 17 धार्मिक स्थल हमारे प्रदेश के चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर हम शराब को दुकानों को बंद करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी है कि ऐसा नहीं है कि पूरे उज्जैन जिले की सीमा के अंदर या उज्जैन शहर के सीमा के अंदर शराब नहीं बिकेगी। उसमें यह है शहर के बाहर दुकानें खुल सकती हैं, अंदर नहीं होगी उस एरिया में। जिस तरीके से यदि हम कहें, उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने पवित्र शहर बनाना शुरू किया। बिल्कुल,
पवित्र जगहों के मंदिर हैं उसके उस शहर में उन्होंने कहा कि मांस मछली मदिरा इनकी दुकानें नहीं रहेंगी। वो उस वो इम्प्लीमेंट होने के पहले वो चली गई, उसके बाद बाबूलाल गौर आए, उन्होंने भी कुछ और पवित्र शहर बनाए, फिर शिवराज जी आए, फिर धीरे धीरे पवित्र शहर का दायरा सिमटता चला गया। वो पवित्र शहर जो है महाकाल मंदिर के आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया हो गया, ओरछा में राम राजा मंदिर के आधा किलोमीटर का एरिया हो गया, बाकी जगह पर चलने दिया जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था सरकार ने अपना तोड़ निकाल लिया था। लेकिन इस बार मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई तोड़ निकाला जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि जो भी दुकान खुलेगी उज्जैन सीमा के बाहर खुलेगी शहर की। तो अब जो भी शराब यदि किसी को पीना है तो सरकार बंद नहीं कर रही उज्जैन में पूरी तरह शराब कि आप उज्जैन में शराब पीते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज कर लिया जाएगा। दुकान जो है अभी जो शहर के अंदर लगी हुई है, मंदिर के पास लगी हुई है, उस क्षेत्र में लगी हुई है जहाँ पर लोग आस्था से जाते हैं और वहाँ पर जो शराब की दुकान लगी हुई है, कुछ लोग वहाँ उस दुकानों के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए वहाँ पर देखे जाते हैं, तो वो आस्था प्रदर्शन अब शहर के बाहर होगा, वो उस पवित्र जगह पर नहीं होगा जहाँ की वो ज़रूरत है। तो ये कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और जैसा कि आपने कहा काल भैरव को भोग चढ़ता है, तो वो सनातन काल से वो परंपरा चली आ रही है, तो सरकार उसका उपाय कुछ ना कुछ तो निश्चित तौर पर वहाँ करेगी। बिल्कुल वो रास्ते निकाले जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में अपवाद हर नियम में होता है, उसकी काट हर नियम में होती है, तोड़ हर जगह होती है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मार्के की बात जो आपके सवाल से उभर के आ रही है, पर्यटन निगम के होटल जो हैं वहाँ आसपास हैं, यदि वहाँ पर भी बार की सुविधा है, यदि वहाँ शराब की सुविधा है, तो उसके लिए क्या प्रबंध किया जाएगा ये बड़े होटलों में, क्योंकि हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यदि हम उज्जैन की बात करें, हम ओरछा की बात करें, हम महेश्वर की बात करें, या हम ओंकारेश्वर की बात करें, या भेड़ा घाट की बात कर लें, तो यहाँ पर जो है देसी विदेशी पर्यटक भी बहुत सारे आते हैं। तो जो विदेशी पर्यटक आते हैं तो उनके तो खान पान का हिस्सा वो चीज़ें हैं, तो वहाँ के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, क्या उस नियम होंगे, ये जब नीति अभी जब घोषित होगी, जब कैबिनेट में आने वाली है महेश्वर कैबिनेट में, तो वहाँ पे जब ये खुलकर आएगी चीज़ें, तब उसके बाद ये क्लियर होगा कि कितना प्रतिबंध लग रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है मनोज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो अभी भट्टे साहब बता रहे थे, सड़क किनारे लोग लाइन लगा के पड़े हुए हैं, वहीं पे बगल में कोई भक्ति मार्ग से जा रहा है और वहीं पर कोई जो है दूसरे शाम के मार्ग समय का साधन अपनाए हुए है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ों पर रोक लगेगी। आपको शराब पीना, दुकान पूरी तरह बंद नहीं हो रही है उज्जैन शहर में या जबलपुर शहर में। आप शहर के बाहर सीमा में जाइए, वहाँ पीजिए, वहाँ चाहे सड़क पे लौटिए, चाहे जैसे करिए, सरकार का राजस्व बढ़ाइए, लेकिन शहर के अंदर नहीं कीजिए, ये सरकार चाह रही है। और एक रही बात राजस्व का नुकसान की, जो एक चिंता है, तो मध्य प्रदेश लगातार इन्वेस्टमेंट ड्राइव चला रहा है। हम निवेश के क्षेत्र में, जापान हमारे साथ पार्टनर होने जा रहा है और कई देशों और वहाँ से विदेशी निवेशक आने वाले हैं। तो एक बड़ा इन्वेस्टर्स का माहौल बन रहा है, जिसको लगातार हर संभाग में जाके किया जा रहा है। खनिज का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध है, तो उनके जरिए हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो शराब के बगैर भी आय बढ़ाई जा सकती है। गुजरात ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या बिजनेस ओरिएंटेड वो अपने आप को बनाकर, शराब की जरूरत नहीं पड़ी उनको, भले दूसरे तीसरे नंबर पर शराब राजस्व देता है, लेकिन गुजरात में उसका तो 0 रेवेन्यू है। उसके बावजूद गुजरात रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है रेवेन्यू के मामले में। तो क्यों है? क्योंकि उनने अपनी ज़रूरतों को उधर ढाल लिया। तो यहाँ पर भी हम शराब पर निर्भरता कम करके, कि शराब यदि हमको 1600 करोड़ का या 1300 करोड़ का राजस्व देती है, तो हम उसकी जगह उससे दोगुना या उतना राजस्व कहीं और से भी तो ला सकते हैं। कोशिश सरकार को वो करनी चाहिए। साउथ में आप चले जाइए, क्या है, खदानें हैं वहाँ पर, या आईटी के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, बेंगलुरु जैसी जगह ने, तो वहाँ पर वो हो गया। अभी हमारे सामने देखते देखते गुड़गांव जो है आईटी कैपिटल बन के देश की नई उभर कर सामने आ गई। तो इस तरीके से हम अपने डेवलप कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को, नई जगहों को डेवलप कर सकते हैं, नए सेक्टर खोल सकते हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मध्य प्रदेश में माइक्रोचिप इंडस्ट्री आए, और यदि माइक्रोचिप इंडस्ट्री आती है तो आप समझ लीजिए कि यदि यहाँ पर एक फैक्ट्री भी माइक्रोचिप की लग गई तो मध्य प्रदेश को कितना ज़्यादा रेवेन्यू सरप्लस होगा जो एक्सपोर्ट हो। लेकिन घूमकर फिर बात वहीं आएगी, उसमें जो विदेशी इंजीनियर आएंगे, जो अधिकारी आएंगे, फिर वो घूमकर चीज़ आएगी। लेकिन ये फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे। तो ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रभु जी ने विस्तार से बता दिया, चैतन्य जी भी उसके साइड इफेक्ट भी बताए हैं, उसके प्लस माइनस पॉइंट भी। निश्चित तौर पर जो चेतन जी ने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा कि निर्णय तो बहुत अच्छा है। हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्णय लिया था कि नर्मदा किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी शहर हो, चाहे नर्मदापुरम हो जिसको हम होशंगाबाद भी कहते हैं, एक नियम हाईवे का भी आया था। हाईवे का भी आया था। तो आप देखिए कि हाईवे का इसलिए आया था कोर्ट के निर्देश पर कि उससे एक्सीडेंट नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वही दुकानें फिर आ गई।
नर्मदापुरम की हम बात कर लें कि यदि वो 5 किलोमीटर के दायरे से आपने दुकानें जरूर बाहर कर दी हैं, तो क्या आपने उसके इंतजाम किए हैं कि जो होम डिलीवरी होने लगी, जिस तरह दूध की डिलीवरी होती है होम डिलीवरी होने लगी थी वहाँ पे, तो वो सारे जो साइड इफेक्ट हैं उन पर भी विचार करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर धार्मिक स्थलों से दूर होना चाहिए, क्योंकि कोई धर्म कर्म के लिए जा रहा है, पूजा पाठ के लिए जा रहा है, वहाँ गदर हो रही। मैं तो कहता हूँ धार्मिक स्थल में क्या, जो मुख्य बाजार हैं, हमने राजधानी में भी देखा है, आप मुख्य सड़कों के पास देख लीजिए, यहाँ से आप मिसरोद से निकलेंगे तो आप देखिए वाइन साहब मेन रोड पर है, तो वहाँ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी कर रहे रहते हैं, ट्रैफिक में बाधा पहुँचाते हैं। बाजार के आसपास में यदि कहीं शराब की दुकान है तो आप देखिए कि वहाँ पर महिलाएँ खरीदारी करने नहीं जा सकती हैं। यदि तो ये जो चीज़ें हैं इस पर भी गौर होना चाहिए कि भाई एक स्थान निर्धारित कर दिया जाए शहर से, जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं हो, या जो अभी शहर में भी आप रख रहे हैं तो ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाए कि भाई जहाँ पर ज़्यादा महिलाएं ना जाती हों, ज़्यादा कोई बाजार ना लगता हो, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ये निर्णय बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये निर्णय भी होगा, जिसकी मांग लगातार उमा भारती भी हम देखते रहे करती रही हैं। पहले से ही निर्णय है कि धार्मिक स्थलों के साथ साथ स्कूल कॉलेजों के पास नहीं होनी चाहिए। क्या उसका पालन हो रहा है क्या? जो राजस्व की बात रही मनोज जी, तो राजस्व की बात तो तब भी कही जा रही थी कि घाटा होगा जब शहर से 5 किलोमीटर के दायरे में बाहर करने की बात हो रही थी, तब भी शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में ये बात हुई थी। लेकिन कहाँ घाटा हुआ? हम देख रहे हैं लगातार मुनाफा होता जा रहा है, उसमें घाटा नहीं हुआ कहीं। अब जो बात की है कि आपने कहा कि मंदसौर में भी आप बंद कर देंगे, तो मंदसौर में देखिए आप राजस्थान लगा हुआ है, 13 किलोमीटर का फासला है, 13 किलोमीटर दूर एक वाइन शॉप है, वहाँ से सस्ती मिलती है तो लोग लेकर आते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो आसपास के शहर हैं, यदि आपने वहाँ पाबंदी लगा दी है तो कहीं वहाँ से तस्करी तो शुरू नहीं हो गई। कई सारे ऐसे, तो धार की बात कर लें, चर्चा आ चुकी यहाँ है, से बाहर जाते हैं, राजगढ़ की बात कर लें, राजगढ़ की बात कर लें तो आप देखिए इधर बुरहानपुर की बात कर लें, हम जो सीमावर्ती इलाके, भिंड की बात कर लें हम, तो आप देखिए उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शराबबंदी कर देने से बाद में हमने बिहार की बात की, जैसे कि शराबबंदी के दूसरे इंतजाम कर लिया हमने। गुजरात में क्या शराब नहीं मिल रही है क्या? तस्करी कितनी होती है मध्य प्रदेश से, आप देख लीजिए गुजरात की तरफ। यदि बिहार की बात करें तो हम हर 2-4 महीने में एक खबर पढ़ते हैं कि वहाँ पे अवैध शराब से 2-4 सप्ताह में कि भाई आप देखिए अवैध शराब से, नकली शराब पीकर कितने लोग मर गए। तो यही जो विचार था, जो पहले एक कमेटी भी बनी थी मध्य प्रदेश में, जो हादसा हुआ था, उस कमेटी की इसमें नई आबकारी नीति में ऐसा माना जा रहा है कि वो शराब सस्ती की दिशा में बढ़ रहे हैं ताकि लोगों को उसका नुकसान ना हो, अवैध शराब ना बन रही हो, अवैध शराब से जो लोगों की मौतें होती है वो ना हो। तो सरकार तमाम तरह पर देख कर निर्णय लेती है मनोज जी। और जागरूकता की बात जो लगातार की जा रही है कि लोगों को जागरूक कीजिए, आप शराब ना पिएं, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप उस पर पाबंदी लगा रहे, जैसे नई दुकानें नहीं खोली आपने, लेकिन कंपोजिट के दुकानों के रूप में आपने देसी विदेशी एक कर दी, तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिली है कि देसी जो शराब पीने वाला व्यक्ति है वो वहीं पे पीता है, मजदूर आदमी, वो घर लेके जा, अधिकतम लोग कलारी जिसको बोलते हैं, कलारी बोलते हैं। कलारी सिस्टम कब से चला है मनोज जी? तो वहीं पीता था, चला जाता था। और ये जो कलारी वाली जो देसी शराब की दुकान रही हैं वो कभी मेन बाजार में नहीं रही मनोज जी, वो एक साइड में ही रही हैं। ये कल्चर रहा है शुरू से, लेकिन अब ग्रामीण इलाके, हाँ, ग्रामीण अब वो एक साथ है। हो गई हैं। तो इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि अब आप देखिए सड़कों पे लोग शराब पी रहे हैं। तो सरकार मुझे लगता है नई आबकारी नीति में इस पर भी विचार करेगी। जो निर्णय हुआ है बेहतर हुआ है, लेकिन उसका पालन होने के साथ साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि अब होम डिलीवरी वाला सिस्टम ना हो जाए, तो कहीं उसके दुष्परिणाम और सामने ना आने लगे। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल है और इस एक तरफ हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए शराबबंदी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि पहले हमने आहते बंद किए, फिर इसके बाद अब हमने 17 शहरों में शराब पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन किस तरह से इसका पालन होगा ये देखने की बात होगी। बिल्कुल। तो हो सकता है भट्ट मेरी बात से बहुत सारे लोगों को ना इत्तेफाकी हो, लेकिन एक बात ये भी है ना कि जब आहते जिन पर्पज के साथ शुरू किए गए थे और जिन कारणों से बंद किए गए थे, तो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ी समस्या शराब के कारण। तो उन आहतों को भी नई नीति में शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जो आपने शुरू में जिक्र किया था कि जो सड़कों पे स्थिति खराब हो रही है, हाईवे के किनारे जाम लग रहे हैं, महिलाओं का निकलना दूभर हो गया है, कॉलोनी में कई लोग ऐसे कि घरों में छुप के रहना पड़ता है, तो एक वो आहते शुरू कर दिए जाए। और दूसरा जो शहरों के अंदर पहले नीति थी कि स्कूल के आसपास, धार्मिक स्थल के आसपास 100 मीटर 500 मीटर में दुकानें ना हो, वो कई बार विरोध होता है, लेकिन वो दुकानें वहीं की वहीं जमी हैं, उन पर भी सख्ती से एक्शन हो। क्योंकि हो सकता है एक धार्मिक स्थल बड़ा हो, उज्जैन का, मैहर का, लेकिन जो छोटा धार्मिक स्थल शहर के अंदर है उसकी पवित्रता का भी ध्यान रखनी चाहिए। नहीं, वो तो देखिए नियम तो यही था कि जो धार्मिक स्थल हैं या स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके सामने ना तो गुटखे की दुकान होगी, ना शराब की दुकान होगी। लेकिन तमाम शहरों में आप देखिए कि अगल बगल स्कूल हैं और वहाँ उसके बगल में शराब बिक रही है। तो सवाल इस बात का है कि आप किसी भी नीति को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं इसके बदले में अवैध शराब ना शुरू हो जाए। देखिए अभी मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई कि अवैध शराब से मौतें हुई हैं,
लेकिन अगर आप शराबबंदी कर देंगे शहरों में तो हो सकता है कि अवैध शराब की स्थिति हुई है शुरू मध्य हो प्रदेश जाए। में, हमने देखा कि उज्जैन में हुई है, भिंड में हुई है। हाँ, मतलब इतनी ज्यादा नहीं हो जिस तरह से बिहार में होता जी। है, लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहां से स्मगल तो नहीं हो रही है शराब, क्योंकि ये बताया जाता है कि बिहार में आपको शराब अगर चाहिए तो महंगी मिलेगी लेकिन अवेलेबल हो जाएगी। यही हाल गुजरात का है। तो उसके साथ साथ पुलिस को भी फायदा होता है उसमें कि जो पकड़ी जाती है वहां तो ये बताया जाता है गुजरात में कि जो पुलिस है वो आधी शराब रख लेती, आधी बोलती तुम बेच लो, आधी हम बेच लेंगे। तो ये सारी चीजें, उसके साथ साथ जो दीगर चीजें हैं उन पे भी आपको सरकार को ध्यान देना होगा। और जो नई आबकारी नीति आने वाली है उसमें किस किस तरह के प्रोविजन किए जा रहे हैं ये अभी तय नहीं हुआ है। हो सकता है कि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें और शामिल कर दी जाएं। देखिए जैसे अभी तक ये सिंडिकेट था शराब का कि 10-12 इकट्ठे हो जाते थे ठेकेदार और शराब सिंडिकेट के रूप में ले लेते थे और मनमर्जी की शराब के दाम से बेचते थे। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि अलग अलग ठेके दिए जाएंगे। तो बहुत सी चीजें हैं ऐसी, लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। देखिए शराब निश्चित तौर पे अपराधों को भी जन्म देती है। आपने देखे कई बड़े बड़े जघन्य अपराध जो हुए हैं वो शराब के नशे में होते हैं। अक्सर ये भी होता है कि सड़क हादसे जो देश में हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख हादसे होते, भी लगभग होते साल हैं। भर होती, उसमें एक बड़ा हिस्सा जी, इसी का आए कारण दिन होता हम है। इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि 4 दोस्त शराब पी रहे थे, किसी बात पे विवाद हुआ, एक को दूसरे ने चाकू मार दिया, मौत हो गई। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बंद होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि शहर के भीतर तमाम तरह की दुकानें हैं, 50 दुकानें हैं शहरों में। तो कह और सकते हैं जो शहरों में चिंता जो आपकी हमारी है वो चिंता हो सकता है मुख्यमंत्री की भी हो, सरकार की भी हो, और जब नई बिल्कुल पॉलिसी आ जाएगी तब इस पर ज़्यादा और बेहतर हम बात करेंगे। बहरहाल वक्त बिल्कुल। इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो शराबबंदी 17 शहरों में से एक शुरुआत कह सकते हैं और धार्मिक नगरों को चुना गया क्योंकि उनकी पवित्रता बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार 2028 में हम कुंभ की ओर जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जो लगातार पर्यटन बढ़ता जा रहा है, तो उसके मद्देनज़र कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये फैसला बहुत एक सराहनीय कदम है। अब दूसरा हिस्सा बचता है ब्यूरोक्रेसी के पास कि वो इस फैसले को कितने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।